मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल लगभग 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में अहम रोल अदा किया, जिससे बम फट गया, बक्सा छूटने से और एक हाथ उठ गया। मैं हाथ को ऐसे लेके बैठ गया था, मेरा लीवर पूरा, आँख ऊँख पूरी, मुझे मासे पूरी जल चुकी थी, मेरा पूरा पेट फटा हुआ है पूरा नीचे से लास्ट तक। जैसे आप लोगों ने महाभारत के अंदर जरासंध को देखा था, तो वैसे ही मेरे 2 टुकड़े हो चुके थे पूरे। जब हॉस्पिटल में पहुँचे तो डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने शिव साहब को बोल दिया इज द डेथ। डॉक्टर ने बोला था 72 आवर्स का टाइमिंग है, अगर इसको होश आएगा तो बताएंगे। मगर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। मैं 6.5 फुट की हाइट और 3 फुट का रह गया था। कारगिल के अंदर हम लोगों को 48 आवर्स का टाइम मिला था, मगर हमने 24 घंटों के अंदर ही तलोलिंग के ऊपर अपनी तोपों को चढ़ा दिया था। वहीं पर हमारे जो भंवर सिंह साहब थे, उसको मैंने बोला था साहब हमें राशन मिले ना मिले, अम्निशन ज़्यादा मिलना चाहिए। मतलब रात में हम लोग वहाँ पर युद्ध लड़ते थे, दिन भर हम लोग छुप के रहते थे। अच्छा। छुप का मतलब ये नहीं था कि वहाँ कोई बंकर नहीं बना हुआ था। लड़ाई जो लड़ते थे दिन में हम लोग तैयारी करते थे, अम्निशन तैयारी करना है, पहाड़ियों पर तोपों को चढ़ाना है। उसी तरह पर ये सिलसिला जारी रहा। तो वहाँ पर कितना चलना मुश्किल था, 1 कदम रख रहे 3 कदम पीछे आ रहे थे, और उस पर भारी भरकम तोपों को उठाना है, अम्निशन चढ़ाना है। तो वो मंजर आज हम खुद सोचते हैं कि हमने वो कैसे कराया। मैंने 6 महीने बाद इस मातृभूमि पर अपना कदम रखा, दोबारा से इसको माथा टेका और इसको चूमा कि हे माँ, जैसे तूने मुझे बचपन में चलना सिखाया है, दोबारा से एक ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं दोबारा से अपना पुनर्जीवन जी सकूँ। आज है 26 जुलाई और आज के दिन ही है ना 25 साल पहले यहाँ पर कारगिल का युद्ध हुआ था। तो आज वैसे कारगिल युद्ध को खत्म हुए 25 साल हो गए। उस युद्ध में है ना काफ़ी सारे जवानों ने, हमारे भारत के जवानों ने हिस्सा लिया था, और आज उनमें से हमारे साथ दीपचंद नायक जी है। तो सर जी अपने बारे में बताइए आप। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, पंचग्रामी गांव पावड़ा, हिसार, हरियाणा का रहने वाला हूं। और अभी राष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर मैं रह रहा हूं। साथियों, मेरा तो फौज में आना ही एक अलग से था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो को देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था, और ये विचार हमने अपने दादा दादी को रखे, और उनके कर कमल द्वारा मैं भारतीय सेना में अंदर, भारतीय सेना के अंदर तोपची के रूप में, जो हमारा भारतीय आर्टिलरी है उसके रूप में मुझे सेवा करने का मौका मिला। 3 पराक्रम में मैंने भाग लिया था। सबसे पहला था ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर में, जो आज आतंकवादियों के साथ आप मुठभेड़ देख रहे हो। वहाँ पर मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला, और उससे मुझे ये फ़ायदा रहा कि मैं, हमारा जो रेजिमेंट का खुफिया विभाग था, जिसको हम इंटेलिजेंट सेक्शन बोलते हैं, उसमें मैं कार्यरत था। और मैं और मेरे साथी अशोक पाटिल जी थे साथ में, लगभग 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। वहाँ पर मैं कश्मीरी वेशभूषा में रहता था। अच्छा। उन्हीं की तरह बन के रहता था। उसके बाद मुझे कारगिल लड़ने का सौभाग्य मिला। अच्छा। कारगिल के अंदर हम लोगों को 48 आवर्स का टाइम मिला था, मगर हमने 24 घंटों के अंदर ही तलोलिंग के ऊपर अपनी तोपों को चढ़ा दिया था। 8000 की हाइट थी, और पहला ही जो गोला तलोलिंग के ऊपर निकला चार्ली 2 तोप से, वो हमारी चार्ली 2 तोप 1889 लाइट रेजिमेंट की तोप से निकला था, जिसके ऊपर तोपची मैं था। मतलब तो वहीं से हम लोगों को एक सफलता मिल चुकी थी कि भाई विजय हमारे हाथ में ही है। और वहीं पर हमारे जो भंवर सिंह साहब थे, उसको मैंने बोला था साहब हमें राशन मिले ना मिले, अम्निशन ज़्यादा मिलना चाहिए। मतलब रात में हम लोग वहाँ पर युद्ध लड़ते थे, दिन भर हम लोग छुप के रहते थे। अच्छा। छुप का मतलब ये नहीं था कि वहाँ कोई बंकर नहीं बना हुआ था। लड़ाई जो लड़ते थे दिन में हम लोग तैयारी करते थे, अम्निशन तैयारी करना है, पहाड़ियों पर तोपों को चढ़ाना है। उसी तरह पर ये सिलसिला जारी रहा था। कारगिल लड़ाई हमने 2 महीने तक लड़ाई लड़ी थी। अच्छा। हमें राशन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, इतनी अम्निशन की थी। मतलब 2 महीने तक इतना कोल्ड एयर था, क्योंकि हाईएस्ट कोल्ड एयर था, और 15 से 20 kg वेट। आप नॉर्मल सोचिए कि उस माइनस टेम्परेचर के अंदर कभी 8000 हाइट, कभी 12000, कभी 16000 हाइट तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। मतलब तो वहाँ पर कितना चलना मुश्किल था, 1 कदम रख रहे 3 कदम पीछे आ रहे थे, और उस पर भारी भरकम तोपों को उठाना है, अम्निशन चढ़ाना है। तो वो मंजर आज हम खुद सोचते हैं कि हमने वो कैसे कराया। मगर हमारे अंदर एक मादा था, हम लोगों के अंदर एक जज्बा था। अंडर 25 फौज थी, और हम लोगों ने वो फतेह हासिल किया। 10,000 गोले हमने दुश्मन के ऊपर दागे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और अफसोस ये था कि हमने बहुत सैनिकों को भी शहादत दिया था। मेरा खुद का दोस्त मुकेश कुमार, टाइगर हिल की जब लास्ट लड़ाई लड़ रहे थे, तो दोनों ने वादा किया था कि नई शताब्दी कौन देखेगा, और दोनों ने वादा किया था कि भाई कोई भी दोनों में से शहीद हो गया तो एक दूसरे के परिवार से मिल के आएगा। हमारे काफ़ी सैनिक चले गए थे। अगर 12-12 की पार्टी जाती थी या 20-20 की जाती थी, तो उसमें से 2 ही वापस आते थे। पूरी पलटन की पलटन, पूरे प्लाटून को प्लाटून शहीद हो जाता था। तो टाइगर हिल की लड़ाई के अंदर मेरे दोस्त की यहीं पर गर्दन उड़ चुकी थी। मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया था, जो आज भी उसको हम लोग पीड़ा को मतलब सहन नहीं कर सके थे। आज भी मुझे उस चीज़ का दुख आता है कि भाई एक भाई से बढ़ के दोस्त को खो दिया है। इस युद्ध के अंदर हम लोगों को अच्छे कार्य के लिए 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले, कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम के अंदर जो हम लोग पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ था, उसको ऑपरेशन पराक्रम बोलते हैं। कारगिल लड़ाई को ऑपरेशन विजय बोलते हैं, आप लोग कारगिल के नाम से जानते हो, मगर हमारे सेना में एक ऑपरेशन के नाम रहते हैं। तो ऑपरेशन पराक्रम के अंदर जब हम लोगों को डिप्लॉय कर दिया गया था बॉर्डर पर, वहाँ 1 साल तक हम रहे, युद्ध नहीं हुआ। मेन लोकेशन में आने के बाद में अनलोडिंग कर रहे थे, जिससे बम फट गया,
बक्सा छूटने से और एक हाथ उठ गया। मैं हाथ को ऐसे लेके बैठ गया था, मेरा लीवर पूरा, आँख ऊँख पूरी, मुझे माछे पूरी जल चुकी थी, मेरा पूरा पेट फटा हुआ है पूरा नीचे से लास्ट तक। जैसे आप लोगों ने महाभारत के अंदर जरासंध को देखा था, तो वैसे ही मेरे 2 टुकड़े हो चुके थे, पूरे हाथ में थोड़ी भार थी। मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया और वो जोर जोर से रो रहे थे। मैं उनको बोला था मत रो, उनको लग रहा था कि भाई लास्ट चांसेस है, क्योंकि गर्मा गर्म खून है, पूरी टांगे टूंगे ये थी। जब हॉस्पिटल में पहुँचे तो डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने सीओ साहब को बोल दिया इज द डेथ। तो सीओ साहब बोले साहब मुझे इस जवान की ज़रूरत है, दोबारा एक बार चेक करिए। तो सीओ साहब के बोलने से, कमांडिंग ऑफिसर के बोलने से डॉक्टर ने दोबारा चेक किया, तो उन्होंने बोला सर 5% चांसेस है ऐसे टांगे काट दिए जाए। तो कमांडिंग ऑफिसर ने साइन कर दिया और ऑपरेशन शुरू हो गया। पूरी रात मेरा ऑपरेशन चला था, 17 बोतल खून की चढ़ा था, 5% बचने के चांस थे। डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आप अपनी तरफ से। यहाँ पर मेरे लिए पूरे मंदिर खुल चुका था, हमारा वहाँ पर पूजा पाठ हो चुका था। 3 दिन तक मतलब पूरे दिन पूजा पाठ चलता रहा। डॉक्टर ने बोला था 72 आवर्स का टाइमिंग है, अगर इसको होश आएगा तो बताएंगे। मगर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। और उसके बाद में आज मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि ऊपर वाला कुछ लेता है तो देता भी बहुत कुछ है मतलब। जी। तो साथियों, ये मेरे को देख करके जो युद्ध लड़ा हमने, वो तो एक अतीत हो चुका था। आज भी युवाओं के लिए और बाकी के लिए प्रेरणा ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ें लेके बैठ जाते हैं। मैं 3 साल तक हॉस्पिटल में रहा था और 6 महीने बाद मैं 6.5 फुट की हाइट वाला 3 फुट का रह गया था। मगर मेरे से कोई पूछता था क्या हुआ तो मेरे आंखों में आंसू हो जाते थे। फिर मैंने वो भगवान श्री कृष्ण की जो लाइनें हैं वो याद किया कि जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ है अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा होगा। उसके बाद में मेरी आंखों से आंसू नहीं आए। मन में एक संकल्प लिया कि तेरा जन्म ही इस देश के लिए हुआ है, तो सैनिक धिक्कार है ऐसे सैनिक के ऊपर जो अपने बीवी बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, देश की रक्षा क्या खाक करेगा। फिर 6 महीने बाद जब मेरी डुप्लीकेट टांगें मिली, मेरे अंदर 38 kg वेट था, 42 kg की मुझे टांगें मिल गई थी। मगर इस मातृभूमि को हम माँ बोलते हैं। जब मैंने 6 महीने बाद इस मातृभूमि पर अपना कदम रखा, दोबारा से इसको माथा टेका और इसको चूमा कि हे माँ, जैसे तूने मुझे बचपन में चलना सिखाया है, दोबारा से एक ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं दोबारा से अपना पुनर्जीवन जी सकूँ। एक आशीर्वाद आपके सामने ही है। भगवान परशुराम की तरह कदम रुक नहीं रहे हैं। तो यहाँ से यही प्रेरणा मिलती है कि भाई हम लोगों ने हर चीज़ के ऊपर संकल्प छोड़ना नहीं है अपना। जैसे विवेकानंद जी ने बोला था कि भाई तब तक चलते रहो जब तक आपको मंजिल ना मिले। तो उसी तरह हर कार्य के लिए टाइम ज़रूर रहता है, मगर हमने हिम्मत नहीं आनी चाहिए। और हम तो सैनिक हैं, हम सोचते हैं कि हमने हिम्मत हार दी तो पूरा देश ही हिम्मत हार जाएगा। तो मैं 2 लाइनें आपके लिए बोलता हूँ कि चाहे हाथ पाँव होना हो, बच्ची ज़िंदगी में हौसले काफ़ी है। चाहे हाथ पाँव होना हो, बच्ची ज़िंदगी में हौसले काफ़ी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान भी बाकी है, हौसलों में उड़ान भी बाकी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। इन्होंने पूरे अपने शरीर के ऊपर जो इतने भी हमारे कारगिल के अंदर भाई शहीद हुए थे और पुलवामा में शहीद हुए थे, उनके पूरे नाम लिखे हुए हैं। तो ये हर युवाओं के लिए प्रेरणा है। 124 करोड़ अपने भारतवासी मात्र इकलौते व्यक्ति है जिन्होंने पूरा शरीर देश को समर्पित कर दिया है। आज हमको देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, मगर ये जो जब इन्होंने अपने शरीर के ऊपर खुदवाए होंगे तो कितनी पीड़ा हुई होगी, ये एक कल्पना कीजिए। मतलब आज हम एक छोटी चीज़ लगाते हैं, और मुझे तो दर्द जो हुआ था तो हुआ ही था, लेकिन इनके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने एक ना कोई सुन किया ना कुछ किया है। तो ये एक प्रेरणा के स्रोत है सभी के लिए। और ये आप लोगों को दिखाने का यही है कि भाई युवा आज गर्लफ्रेंड के चक्कर में सब आत्महत्या कर लेते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, धिक्कार है तुम लोगों के ऊपर। तो ऐसे युवा को आइकॉन करिए आप लोग, और ऐसे व्यक्ति को आप लोग मिलिए मतलब, और देखिए इसको पूरे समर्पित किया हुआ है। हर महापुरुषों के साथ साथ में जगह जगह जाते रहते हैं। इसको चलता फिरता शहीद स्मारक बोलते हैं। हिंदुस्तान का इकलौता एक वैसा व्यक्ति है जिन्होंने पूरे शरीर को राष्ट्र को समर्पित किया हुआ है। तो साथ में भारत माता की जय जरूर बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।